गया है उसका नाम है 31 पार्टी के लोग इकट्ठा आकर उन्होंने ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का गठबंधन बनाया है। अभी ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में काम करेगा और आने वाले समय में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा। इसके लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। जब बनाया गया था तो 31 पार्टी के लोग थे। कल जौनपुर में आदिवासियों की भी एक पार्टी शामिल हो गई, तो अब ये आंकड़ा 37 पार्टी तक हो गया है और दिसंबर तक ये 40-41 पार्टी का हो जाएगा और चुनाव के प्रक्रिया के दौरान ये 60 पार्टियों का हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि इतने सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। उसके आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूँ। जैसे 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने सोनिया गांधी ने यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये कांग्रेस के द्वारा बनाया गया गठबंधन है। इसमें 20-22 दल से 24 दल से ज़्यादा लोग शामिल थे और अटल जी और अडवाणी जी ने मिलकर, दोनों ने मिलकर ये एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये बीजेपी के द्वारा बनाया गया गठबंधन है। और ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, नॉमिडिक ट्राइब के लोग और ये एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, इतने सारे लोगों के जो दल है उन लोगों ने मिलकर 85% के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर के ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। हिंदी में ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, अंग्रेजी में राष्ट्रीय के लिए आर ले लिया, परिवर्तन के लिए पी ले लिया, मोर्चा के लिए यम ले लिया, तो ये आरपीएम हो गया। तो एक तो एनडीए हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी का, दूसरा हो गया यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस का, और ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है ये बहुजनों के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है। यूपी में बहुजनों को कुछ लोग बहुजन शब्द का अर्थ निकालते हैं और कहते हैं बहुजन का अर्थ है शेड्यूल कास्ट। बहुजन का अर्थ शेड्यूल कास्ट नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की संख्या 21% है और सारे देश भर में 18% है। तो 18% शेड्यूल कास्ट के लोग बहुजन नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि 18 को बहुजन मानेंगे तो 18 को माइनस करो 100 में से 82% लोग और बाकी रहते हैं। तो 82% लोग ज़्यादा होते हैं, बहुजन होते हैं, तो शेड्यूल कास्ट को बहुजन नहीं माना जा सकता। तो बहुजन शब्द का क्या अर्थ है? बहुजन शब्द का अर्थ है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इतने सारे मिलकर ये बनता है बहुजन। इनसे मिलकर बहुजन बनता है और इन लोगों ने मिलकर
राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा RCM ये गठबंधन बनाया है और ये गठबंधन चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन चुनाव लड़ेगा और 403 विधानसभा में लड़ेगा। वैसे बहुजन मुक्ति पार्टी ने ऐलान किया था कि हम अकेले ही 403 पर लड़ेंगे, तो हमने उनको कहा कि क्या आप अकेले बीजेपी को परास्त कर सकते हो यूपी में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अकेले नहीं परास्त कर सकते। तो इसलिए हमने कहा फिर तो गठबंधन बनाना होगा और फिर आगे बढ़कर महागठबंधन बनाना पड़ेगा। जब महागठबंधन बनेगा तब जाकर के बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश में केवल परिवर्तन नहीं चाहता है, तो देश में भी परिवर्तन चाहता है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किए बगैर दिल्ली में 2024 में परिवर्तन करना संभव नहीं है। अगर आप सेमीफाइनल में, यानी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में अगर बीजेपी को परास्त करेंगे तो ही फाइनल में बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि वो अकेले ही बीजेपी को परास्त कर देगी, तो पिछले विधानसभा में उनके पास 22.25% वोट है। उससे ज्यादा वोट तो बीएसपी के पास 22.5% वोट। तो अकेले समाजवादी पार्टी बीजेपी को परास्त नहीं कर सकती, मगर इस देश में प्रो बीजेपी मीडिया समाजवादी पार्टी में हवा भरने का काम कर रही है कि नहीं नहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी तो समाजवादी ही है। हवा भर रहे हो, उसको बोलते हैं पंपिंग करना, पंपिंग करना। तो पंपिंग से क्या होता है, वो जो बलून होता है वो ऐसा, वो हवा भरने से ऐसा ऐसा हो जाता है। तो ये राजनीति है। मतलब एक तो होता है ऑक्सीजन और एक जो हवा है ना भरी जाती है, इससे आदमी के फटने का खतरा पैदा हो जाता है। ये हवा बहुत खराब होती है और ये प्रो बीजेपी मीडिया ये हवा भरने का काम कर रही है। तो इसलिए इससे समाजवादी पार्टी को सावधान रहना बहुत जरूरी है। यदि समाजवादी पार्टी सावधान नहीं रही तो चुनाव में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट विरोध में आएगा और पश्चाताप करने का उनके ऊपर प्रसंग आ जाएगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने जो परिवर्तन का नारा लगाया है, इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। और ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इस देश में, प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए हम लोग परिवर्तन कैसा लाएंगे, तो पहले छोटे, मध्यम और राज्य स्तर के जो दल है उनका मिलाकर हमने गठबंधन बनाया है। और अब अगर समाजवादी मान लेती है तो मिलकर महागठबंधन बनाएंगे और जिस दिन महागठबंधन बनेगा दूसरे दिन बीजेपी परास्त हो जाएगी, दूसरे ही दिन। यदि समाजवादी नहीं मान लेती है
तो निराश होने की हमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस वाले, उनकी पार्टी भी नेशनल लेवल की पार्टी है, समाजवादी तो नेशनल पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी है। तो कुछ महानुभावों ने हमें सलाह दिया कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने से तो विचारधारा का क्या होगा। विचारधारा जो है कांग्रेस की अपनी जगह रहेगी, हमारी अपनी जगह रहेगी। लोग हमको पूछते आपके विचारधारा का क्या होगा, तो हम कहते यही सवाल राहुल जी को पूछो, यही सवाल प्रियंका जी को पूछो कि मेश्राम जी तो कांग्रेस के बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं, फिर भी आप उनके साथ गठबंधन क्यों कर रहे हो, हमें अकेले क्यों पूछ रहे हो, उनको भी पूछो कि आपके विचारधारा का क्या होगा। तो विचारधारा उनकी उनके पास, हमारी हमारे पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर गवर्नेंस बनाया जा सकता है और गठबंधन बनाकर महागठबंधन बनाया जा सकता है। जिस दिन कांग्रेस के साथ महागठबंधन बन जाएगा और महागठबंधन का प्रोपेगेंडा यूपी में होगा तो 19% मुसलमान महागठबंधन के साइड में खड़े हो जाएंगे। और जिस दिन 19% मुसलमान महागठबंधन के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, उस दिन समाजवादी पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पर चली जाएगी। एक कैलकुलेशन मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि मुझे उस समय 90 के समय में महाराष्ट्र का मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, तो मुझे राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी लेकर उत्तर प्रदेश में 90 में भेजा गया था। मैं 90 से यूपी में हूं, तो राजनीतिक धरातल की जो जानकारी यूपी की है वो मैं 90 से जानता हूं। 90 से 2000 और 21 साल 31 साल से इधर हूं यूपी में। मैं राजनीतिक धरातल जानता हूं यूपी में क्या है। तो इसलिए ये बात हो सकती है, ये परिस्थिति हो सकती है, और इसलिए आने वाले समय में और विकल्प है। एक, उसके साथ साथ इस महागठबंधन में ओवैसी भी शामिल हो सकते हैं। आप लोगों को लगेगा अरे क्या बात करते हो, तो ओवैसी जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया था, ये कौन कह रहा है। उधर जगन मोहन रेड्डी जी के पिताजी डॉक्टर राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, तब वो ओवैसी उनके साथ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे। कोई नई बात थोड़ी मैं बता रहा हूं, ये पुरानी बात है, आप जानते हैं ना, कोई नई बात नहीं बह रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। और इसलिए चुनाव में ओवैसी जी भी महागठबंधन में नहीं आएंगे तो फिर उनका बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि लोग बीजेपी को परास्त करने वाले महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। मैं कैलकुलेशन उन लोगों को समझा रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा चुनाव घोषित होने के पहले महागठबंधन बन जाएगा। मैं इतना आप लोगों को बोल रहा हूं, प्रोग्रेस इतना ज्यादा हो चुका है कि चुनाव घोषित होने के पहले पहले महागठबंधन घोषित हो जाएगा यूपी में। मैं इतना बता रहा हूं नतीजा, पर्दे के पीछे नहीं बता सकता, अभी नतीजा बता रहा हूं कि चुनाव घोषित होने के पहले पहले महागठबंधन बन जाएगा। आप बोलेंगे कैसे बनेगा, हम बनाएंगे, हमारे पास क्या काम धंधा है, यही काम धंधा है, और कोई काम धंधा थोड़ी है। तो इसलिए ये बनेगा और सेमीफाइनल में बीजेपी को परास्त किया जाएगा। दिल्ली से फ्लाइट लेकर गोरखपुर गया और एरोप्लेन से उतरा और बाहर निकलने लगा तो गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम पड़ा, बड़े अक्षरों में नाम पड़ा।
तो लिखा था गोरक्षनाथ एयरपोर्ट। गो, ध्यान दे के सुनो, भाषा अगर थोड़ी जानते हो, मैं मराठी भाषिक आदमी हूँ, हिंदी भाषिक नहीं हूँ, मगर भाषा को थोड़ा अच्छी तरह से जानता हूँ। लिखा था गोरक्षनाथ एयरपोर्ट। तो हमने सोचा अरे गोरखनाथ एयरपोर्ट का गोरक्षनाथ कैसे हो गया? गोरखनाथ का गोरक्षनाथ कैसे हो गया? कई गोरखनाथ को गोरक्षा के काम पर तो नहीं लगाया जा रहा है। आप समझ नहीं रहे शायद, क्योंकि बीजेपी की जो मां है वो गाय है, वो गाय को लेकर चलते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये गोरखनाथ जो है ये तो बुद्धिस्ट आदमी है। तो एक बड़े ब्राह्मण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यादव जी आप प्रोफेसर रहे हैं, मैं यूपी का नहीं हूं मगर मैं मतलब की बात अच्छी तरह जानता हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि गोरखनाथ जी का संबंध जो है वो बुद्धिज्म से है। तो कैसे हैं? देखो, बुद्धिज्म में 4 पंथ है, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। तो गोरखनाथ तंत्रयान बुद्धिज्म के प्रधान आचार्य, प्रधान मुख्य, यानी ऐसा कहा जाता है निर्माता। तो इसका मतलब है गोरखनाथ हिस्टोरिकली बुद्धिस्ट थे। आज भी उसका एविडेंस देता हूं, आज का एविडेंस आपको चाहिए। तो ये आरएसएस बीजेपी के जितने साधु होते हैं वो बहुत जटाधारी होते हैं, जटाधारी है, होते ना, जटाधारी। मगर योगी जटाधारी नहीं है, बौद्ध भिक्षुओं की तरह पूरा चंपी किया हुआ रहता है। देखा है? देखो, कभी भी योगी जो है वो बाल नहीं बढ़ाता है, उसका गुरु भी नहीं बढ़ाता था। गोरखनाथ भी इसी तरह से रहते थे। ये बुद्धिस्ट परंपरा है। जो मॉन्क होता है, भिक्षु होता है, वो चंपी करता है, साफ करता है। योगी भी करता है। भिक्षु भगवाधारी होते थे, ये भी भगवाधारी है। भगवान आरएसएस का थोड़ी है, ये बुद्ध से चुराया हुआ है। आरएसएस ने भगवा रंग चुराया हुआ है। ये चोर है और सट्टल में चोरी करते हैं तो कहते हैं डकैत होते हैं। तो ये डकैत है। संगठन का नाम रखा संघ। दुनिया में विशाल संगठन बनाया था भिक्षुओं का बुद्ध ने, तो नाम रखा था संघ। यादव जी हिस्टोरिकल बातें बोल रहा हूं, काल्पनिक नहीं, बगैर एविडेंस की कोई बात नहीं। संघ शब्द भी आरएसएस ने भिक्षु संघ से उधार लिया। नरेंद्र मोदी ब्रह्मदेश गए, कहा जानते हो, वहां के बुद्धिस्ट लोगों को कहा, प्रधानमंत्री को कहा ब्रह्मदेश के, क्या जानते हो बीजेपी का चुनाव निशान जो कमल का फूल है बुद्ध का है। चला वो भी चुरा लिया है। कोई तो बात बताओ भाई, तुमरी है, तुम्हारी कुछ है, हा? क्या है तुम्हारा? सारा सब उधार उधार उधार, सब लूटा हुआ है। क्या है? जब तुम विदेश से भारत में आए हो तो यहां से ही तो लेना होगा ना।
तो काल्पनिक नहीं कह रहे हैं हम लोग, काल्पनिक नहीं कह रहे। ये सारा का सारा इसलिए हम चौंक गए कि अरे ये गोरखनाथ का गोरक्षनाथ कैसे हो गए। तो ये इतिहास बदलना चाहते हैं। गोरखनाथ का जो बुद्धिस्ट बैकग्राउंड है उसको ब्राह्मणी बैकग्राउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके बदले में योगी को मुख्यमंत्री बनवाया है और मुख्यमंत्री बनवाकर ये नाम बदलने का काम उसके द्वारा करवाया। उसके बदले में योगी को मुख्यमंत्री बनाया। तो योगी ने अपने गुरु के साथ धोखा किया। योगी ने अपने गुरु के साथ धोखा किया। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा नहीं करेगा, क्या गारंटी है? जो गुरु को नहीं छोड़ता वो फिर तो किसी को नहीं छोड़ सकता है। तो गुरु के साथ धोखा कर लिया। तो इसलिए धोखाधड़ी हुई है। तो योगी को दूसरा मुद्दा, योगी उत्तर प्रदेश के नहीं है, उत्तरांचल के हैं। और आप उत्तरांचल में जाओ, नगर पालिका में उसके बाप दादा का नाम, नंबर घर का उत्तरांचल में लिखा हुआ है। इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता के साथ धोखा किया और बाहरी आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थोपा। जबकि केशव प्रसाद मौर्य के नाम से वोट मांगा। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बैकवर्ड के साथ 52% धोखा किया और फिर योगी को मुख्यमंत्री बनाया। और उसके लिए 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। क्या उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों में एक भी आदमी लायक नहीं जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है? सारे नालायक हैं। बीजेपी के लोगों को हमारा सवाल है कि 23 करोड़ लोग जो यूपी के हैं उसमें एक भी आदमी लायक नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। बहुत सारे लोग लायक हैं। ये जबरदस्ती से इन्होंने यहां पर थोपने का काम किया है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जब इनको मुख्यमंत्री बनवाया था तो योगी बीजेपी के सदस्य भी नहीं थे, वो हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक है। अब देख लीजिए यादव जी, हिंदू युवा वाहिनी बीजेपी के सदस्य नहीं थे। तो इस तरह से साथियों ये धोखाधड़ी हुई है। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले विद्यार्थियों को रोजगार देने के नाम पर परीक्षा दिलवाई गई और पेपर लीक हुए ऐसा कहकर परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा इसलिए रद्द कर दी गई कि विद्यार्थियों को, बेरोजगार को ये बताया जा सके कि देखो हम तुमको रोजगार नहीं दे सके, ये हमारी कमी हो सकती है, मगर पेपर लीक पकड़कर हमने तुम्हारे साथ रोजगार दिए बगैर न्याय किया। कितने शैतान दिमाग के लोग हैं भाई, कितने शैतानी दिमाग के लोग हैं। रोजगार देंगे भी नहीं, फिर भी बोलेंगे देखो तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये लीक हुआ पेपर पकड़ा और आपको इस अन्याय होने से रोका।
रोजगार दिया किसी को नहीं। तो इस तरह से ये धोखाधड़ी करने का काम ये लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, आखिरी बात हम कहना चाहते हैं कि ये लोग इस देश में देश के विकास की डेली बात करते हैं। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग राष्ट्रवाद पर डेली बोलते हैं, राष्ट्रवाद पर डेली बोलते हैं, राष्ट्रवाद पर। ये राष्ट्रवादी नहीं है, प्रोपोगंडिस्ट है, प्रचारवादी लोग हैं। ये राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं तो प्रचारवादी है, राष्ट्रवादी नहीं है। क्योंकि जब ये हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये लोग ब्राह्मण धर्म का, वर्ण व्यवस्था, जाति, संविधान के साथ धोखा करना चाहते हैं। तो जो लोग संविधान के साथ धोखा करना चाहते हैं, वो संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट दिया है, और ये सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। हम सावधान करने के लिए ये रैलियां सारे देश भर में, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। 18 मंडलों में 18 रैलियां। और बीजेपी, आरएसएस के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत सारा उनके पास काला धन है, मगर फिर भी डेली रैलियां नहीं कर पा रहे। हम डेली कर रहे हैं। इसके बावजूद कर रहे हैं कि हमारे पास काला धन नहीं है। काला धन तो छोड़ो, हमारे पास सफेद नहीं है, धन नहीं है, हमारे पास लोग है, लोक समर्थन है, और लोक समर्थन की वजह से डेली रैलियां कर रहे हैं। और लोग सारे देश भर में, उत्तर प्रदेश में इकट्ठा हो रहे हैं। तो वो लोग उत्तर प्रदेश के चाहते हैं परिवर्तन हो, तो परिवर्तन होगा। आखिरी बात, यदि उत्तर प्रदेश में अपोजिशन पार्टी की सरकार बनी, अगर बनी, तो हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। खास बात बता रहा हूं, हमारे समर्थन के बगैर उत्तर प्रदेश में अगर अपोजिशन की सरकार बनी तो हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। और एक धीरे से बताता, नहीं बनने दूंगा। वो थोड़ा सा धीरे से बताता। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे हम वैसा प्लान बनाकर काम कर रहे हैं। जो हमारे साथ धोखाधड़ी करेगा उसको हमारे उपद्रव की ताकत बख्शेगी नहीं। हमारे पास उपयोगिता वाली ताकत है और उपद्रव वाली भी ताकत है। दो ताकतें हमारे पास है, एक उपद्रव वाली ताकत, एक उपयोगिता वाली ताकत। तो चुनाव के पहले हम उपद्रव करेंगे और चुनाव के बाद उपयोगिता सिद्ध करके हमारे समर्थन की सरकार बनाएंगे। बीजेपी की सरकार बनने नहीं देंगे। इसके लिए आपको साथ सहयोग करना है। इतना ही कहता हूँ। बहुत समय हो गया और ठंडी हवा भी चल रही है। आप लोगों का उत्तर प्रदेश में वोट डालने तक गर्म रहना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर वामन मेश्राम साहब। साथियों, थोड़ी देर 2 मिनट के लिए अभी जन आंदोलन निर्माण निधि का कार्यक्रम है, तो साथियों का हम नाम बुला रहे हैं, वे साथी जल्दी साहब को अपना निधि भेंट करेंगे। निधि के क्रम में माननीय हरिश्चंद्र मौर्य 200 रुपया साहब को निधि भेंट करेंगे।
और इसी क्रम में आयुष्मती किरण, आयुष्मती सुमन और आपकी माता जी श्याम कुमारी जी के द्वारा 6,000 रुपए साहब को भेंट किया जा रहा है। और निधि के क्रम में इस जन समूह से 1-1 रुपया जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर कलेक्ट कर जिसको सुपुर्द करेंगे मान्यवर राजू पाल जी। और निधि के तौर में अगले इधर से साथी होंगे मान्यवर बालचंद्र जायसवाल जी, आप साहब को 500 रुपया भेंट करेंगे। और निधि के अगले कार्यक्रम में मान्यवर कौशल मेश्राम प्रदेश सचिव भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश, आपके सभी साथियों के द्वारा, इनके टीम के द्वारा साहब को 200 रुपया इधर हो गया। आइए आइए आइए। और माननीय प्रोफेसर आरपी यादव जी के द्वारा साहब को देखिए कैमरे पे निधि भेंट किया जा रहा है। इस प्रोफेसर यादव जी का भी बहुत बढ़ती रही। और इस विधि के क्रम में माननीय दीपक कुमार ओबीसी रामगढ़ सोनभद्र, आप 1,000 रुपया जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करेंगे। इसी निधि के क्रम में माननीय रामचंद्र एसपी बाबू साइड में होते जाओ, साइड में होते। 1,000 रुपया आप सबको माननीय शिवचंद 200 रुपया। माननीय सरोज बाम से 500 रुपया आपको भेंट करेंगे। लॉटू मौर्य, आप साहब को 100 रुपया साहब को भेंट करेंगे। ओके, माननीय सौराम 500 रुपया साहब को भेंट करेंगे। डॉक्टर समर 50 रुपया, सागर 50 रुपया साहब को भेंट करेंगे। माननीय हरिकेश निषाद 100 रुपया साहब को भेंट करेंगे। माननीय श्रवण कुमार जी, आप 100 रुपया साहब को भेंट करेंगे। राजमणि शर्मा, आप साहब को 500 रुपया भेंट कर रहे हैं। विकास सिंह महात्मा मेनगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी, आप साहब को 100 रुपया भेंट करेंगे। जिन साथी का निधि भेंट हो गया वे साथी मंच पर से उतर जाए। जिन साथियों का निधि का कार्यक्रम हो चुका है वे साथी मंच खाली कर दे। जिन साथियों का वॉलंटियर साथियों से अपील है कि मंच खाली कराया जाए। जिन साथियों का निधि का कार्यक्रम हो चुका है वे साथी मंच को जल्द से जल्द खाली करें ताकि दूसरे साथी निधि भेंट कर सके। आइए, और कोई है? आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आराम से 2 कुसुमराव बौद्ध जी, आप साहब को 500 रुपया भेंट करने जा रहे हैं। माननीय वाउन मेश्राम जी को नंदलाल कमल कृष्णा, आप साहब को 200 रुपया निधि के तौर पर भेंट कर रहे हैं। जो साथी आना चाहते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा करें। और जो साथियों का हो चुका है वे साथी कृपया मंच खाली कर दें। जिन साथियों का निधि भेंट हो चुका है वे साथी तत्काल से मंच को खाली करें। भाई साहब इधर आगे बढ़ते रहिए। उधर बैठ मंच को खाली करना।
माननीय मोतीलाल जी आप साहब को 100 रुपया भेंट कर रहे हैं। हो गया, आइए सर। माननीय लालजी प्रसाद आप साहब को इस आंदोलन को चलाने के लिए 100 रुपये भेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए। आप साहब को इस आंदोलन को चलाने के लिए 100 रुपये आगे देखिए, आगे देखिए, निधि के तौर पर भेंट कर रहे हैं। हटिए, चलिए इधर आइए, आइए आइए। अब आइए, कहाँ खड़े हैं भाव, एक एक सभी साथियों से अपील है कि चलिए आइए, इस पर इधर आइए। कार्यक्रम हो चुका है, जो साथी निधि भेंट कर चुके हैं वे साथी मंच को खाली कर दे ताकि अन्य साथियों को भी जगह दिया जाए। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपके बीच में इस कार्यक्रम के जयराम साहब के कार्यक्रम में उपस्थित है, आप साहब को निधि भेंट करना चाहती हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप साहब को निधि भेंट। आप निकलिए, उधर निकलिए। और इस कार्यक्रम के अतिथि आप कहाँ जा रहे हो? उधर भाई साहब उधर हो जाइए ना, हो गया तो बढ़ते रहिए। आप बनारस से हैं, साहब को 100 रुपया भेंट करना चाहती है। माननीय अखिलेश यादव जी आप साहब को 100 रुपया भेंट करना चाहते हैं। अभी खिंचवा लेना, चलो पीछे। चलो अभी खिंचवा लेना, चलिए। इस कार्यक्रम एक मिनट अभी खिंचवाना यार, काम हो रहा है। घोषणा करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय अभिमन्यु प्रधान जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, आप आए और इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस कार्यक्रम की घोषणा करें। धन्यवाद साथियों, ये बहुजन परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा की जो महारैली की गई है, उस महारैली को सफल बनाने में जो हमारे कार्यकर्ता साथी, जो समर्थक साथी, जो हमारे डेलीगेट, जो हमारे बहुजन समाज के लोग उपस्थित हुए तथा मीडिया के साथी तथा जो वाहन के साथी और टेंट और कुर्सी बढ़ते रहिए भाई साहब, बढ़ते सभी साथियों का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तथा इस महारैली के समापन की घोषणा करते हैं। जय हिंद। उधर 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 आइए आइए, इधर से ना, इधर से, उधर से आइए, रुकिए, इस साइड से आइए। चलिए आगे निकलिए, आगे निकलिए। उधर से आइए, उधर से, उधर से बुला लेते हैं, उधर से। धर्मेंद्र आइए सर, आइए। धर्मेंद्र, अरे यार हम लोग अरे हमारे ग्राम प्रधान जी के साथ आज पहले चलिए खींचा जा अरे